सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम 12 वर्ण और 11 वर्ण के छंदों के पश्चात उससे आगे के छंदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, दो भागों में हमने छंद पढ़े अभी तक। पहले भाग में सिर्फ अनुष्टुप छंद को ही हमने पढ़ा था और उसके साथ छंद के बारे में कुछ सामान्य चर्चा की थी। कितने भेद होते हैं और परिभाषा क्या है, लघु गुरु किस तरीके से लगाते हैं और गण विचार पर चर्चा की थी। दूसरी कक्षा में हमने 11 और 12 वर्ण के छंद, कल 6 छंद पढ़े थे हमने। 3 11 वर्ण के छंद थे, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति, और 3 छंद हमने 12 वर्णों के पढ़े थे, जिसमें आपका द्रुत विलंबित, वंशस्थ और भुजंग प्रयातम था। सामान्य सी बात यह है कि 11 वर्ण के छंद में एक विशेष बात मैंने बताई थी कि रीट परीक्षा के अंतर्गत सिर्फ ऐसा प्रश्न आता है कि किसी श्लोक में हमको छंद बताना होता है, तो उसके लिए आपको उसके वर्ण गिन करके, अगर 11 वर्ण आ रहे हैं और एक ही लाइन दे रखी है, तो प्रथम वर्ण गुरु होने पर इंद्रवज्रा छंद भरेंगे और लघु होने पर उपेंद्रवज्रा। जब 2 चरण दिए हों कम से कम, तब हम उपजाति की तरफ चलेंगे, और दोनों में अगर अलग अलग पहला वर्ण होता है तो वहाँ उपजाति भरेंगे। इसी प्रकार 12 वर्ण के छंदों के बारे में अध्ययन किया था कल कि अगर 12 वर्णों का ऐसा छंद जिसके प्रथम तीनों वर्ण अगर लघु पाए जाते हैं तो वहाँ द्रुत विलंबित छंद होता है। उसके बाद वंशस्थ वृत्त के लिए पहला जगण आवश्यक है, जहाँ जतौ जरौ के रूप में पढ़ा था, तो जगण के रूप में लघु, गुरु और लघु। और इसके बाद तीसरा था हमारा भुजंग प्रयातम, जिसमें चारों ही यगण होते हैं। एक ऐसा छंद जिसमें पूरे ही एक ही समान गण होते हैं, यगण, जिसमें लघु, गुरु, गुरु के रूप में प्रथम 3 वर्ण देखते हैं हम, और उसके आधार पर 12 वर्ण के छंदों की पहचान करते हैं। कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि जैसे 12 वर्ण हमको याद रहता है, 11 वर्ण याद रहता है, लेकिन वो पूरे श्लोक के वर्ण पूछ लेता है, तो वो उसके लिए भी आप याद रखें, उसकी संख्या ही पलट जाएगी बिल्कुल। वहाँ उसकी संख्या फिर 11, 12, 13 नहीं होगी, वहाँ फिर होगी 44, 48, 60, इस तरीके से। तब उसमें 11 यानी एक चरण की जो संख्या 11 है उसको 4 से गुणा करके, अर्थात 44 इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति में होते हैं, और 48 होते हैं भुजंग प्रयातम और द्रुत विलंबित और वंशस्थ के। अब आज इससे आगे वाला छंद जो 12 वर्ण के पश्चात सिलेबस में 14 वर्ण का छंद है, नाम है उसका वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद, ये 14 वर्ण का छंद है। 14 वर्ण इसमें होते हैं। ये एक ऐसा छंद है जिसमें 14 वर्ण आने पर और कोई विकल्प हमारे पास नहीं होगा, और अगर ये पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो हम वर्ण गिनेंगे, और उसमें अगर हमको वर्ण 14 मिलते हैं, 14 मिलते हैं, तब वहाँ इसका और कोई विकल्प नहीं है, यानी 14 वर्ण का एकमात्र छंद है वसंत तिलका। इसलिए अगर वर्णों को सही ढंग से गिना गया और उसके रूप में अगर 14 वर्ण दिखाई दिए, तब आपको उसके ऑप्शन में आपको वसंत तिलका उत्तर भरना है। यहाँ इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति की तरह जैसे 11 वर्ण के 3 छंद थे, उस प्रकार 14 वर्ण का अन्य कोई छंद नहीं होने के कारण पंक्ति में अगर 14 वर्ण है तब हमको यही उत्तर राइट करना है। अब इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जाज गऊ गए। देखिए, उक्ता वसंत तिलका तभजाज गऊ गए, ये इसका लक्षण है। लक्षण सही तरीके से लिखा गया होगा तो उस पर जो चिन्ह है वो भी सही लगेंगे और एक सही लक्षण स्पष्ट दिखाई देगा। तो अब देखो, यहाँ वसंत तिलका कहा गया, उक्ता शब्द भी स्त्रीलिंग है वसंत तिलका के कारण, इसलिए यहां ये एक स्त्रीलिंग पद है
और वसंत तिलका छंद के आधार पर इसका प्रयोग किया गया। तो वसंत तिलका कहा गया, किसको कहा गया? तबजाज गौगे, कि जहां पर पहला गण तगण होना चाहिए, दूसरा गण भगण होना चाहिए, तीसरा गण जगण होना चाहिए और चौथा गण भी जगण होना चाहिए। पांचवें और छठे पर दोनों गुरु होने चाहिए। यानी वसंत तिलका में हमको सिर्फ तबजाज गौगे याद रखना है। देखिए, वैसे तो प्रश्न निश्चित है 14 वर्ण का एक पंक्ति के आधार पर ये भरना है, लेकिन बाय द वे कभी इस तरह का भी आ जाए तो हमको थोड़ा ये भी याद रखना है। तबजाज गौगे ये वसंत तिलका छंद का लक्षण है। इसको थोड़ा सा और समझें अच्छी तरह से। तबजा लिखा हुआ है तो तगण, भगण और जगण, यहाँ देखिए ये आ और प्रथमा बहुवचन का प्रयोग हुआ, इसलिए तगण, भगण और जगण। इसको यहाँ बहुवचन कर दिया, इसलिए अब दूसरा पद स्टार्ट हो गया, जगऊ, अर्थात एक जगण और एक गुरु, और लास्ट का जो ग है उसका मतलब भी एक गुरु। इस तरीके से छंद की गण की परिभाषाओं को हम गणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कहीं भी किसी भी लक्षण में जो गण लिखे जाते हैं उनमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप एक वचन है, एक ही अक्षर है, तब इस तरीके से विसर्ग आएगा। एक ही अक्षर है और उसको द्विवचन में लिखा गया तो उस अकेले अक्षर में औ आ जाएगा। 2 अक्षरों को मिलाकर के जोड़ा गया और तब दोनों के पश्चात औ आया, तब दोनों एक एक होंगे, और 2 से ज़्यादा हुए और लास्ट में आ आया तब वो सब बहुवचन के रूप में होंगे। तो इस प्रकार यहाँ 3 पद है, तबजा, जगऊ और ग। इस तरीके से वसंत तिलका छंद को हम पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी कोई ऐसा उदाहरण आएगा जहाँ 14 वर्ण होंगे, उनमें आपको इस तरीके से वसंत तिलका उत्तर, जैसे उदाहरण है इसका, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। देखिए, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अब यहां देखो, सत्संगति एक पद है, कहो सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। तो सत्संगति क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है यहाँ, और रस विकारांत शब्द है, इसलिए मति शब्द की तरह विसर्ग होना आवश्यक है। आगे क है इसलिए विसर्ग रहेगा संधि के रूप में। अब देखिए, सबसे पहले तगण होना चाहिए, तो ता, रा, जय, ये तगण है। स के ऊपर दीर्घ गुरु लगेगा, फिर स के ऊपर गुरु लगेगा क्योंकि आगे भी संयुक्त अक्षर है, ग के ऊपर ह्रस्व लगेगा। इसके बाद अगला गण है भगण, भा न से, यमाता राज भा, तो यहां गुरु लगेगा क्योंकि विसर्ग है, भा न से, ये भगण होगा। इसके बाद फिर जगण होगा, जय भा न, ये जगण। किम के ऊपर अनुस्वार है इसलिए यहां गुरु होगा। इसके बाद है फिर दुब्बारा जगण है, कैरोती, ये भी जगण, और ये दोनों गुरु। इस प्रकार से सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ये जो पंक्ति है ये वसंत तिलका छंद की होगी, क्योंकि इसमें 14 वर्ण हैं और 14 वर्ण के आधार पर गण के चिन्ह भी इसमें इस तरीके से लगे हुए हैं। मान लो कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि अधोलिखित में वसंत तिलका छंद का सही उदाहरण कौन सा है, सभी में 14 अक्षर है लेकिन कहीं कहीं वो गलत वर्ण का प्रयोग कर देगा जिससे वो मात्रा सही नहीं लगेगी, तब हमको पूरे तगण, भगण, जगण, जगण के रूप में चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। लेकिन जहाँ एक ही पंक्ति में प्रश्न आता है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद, तब ऐसी जरूरत नहीं है, 14 वर्ण आते ही आपको पढ़ना है क्या? वसंत तिलका। इस तरीके से आप वसंत तिलका पढ़ेंगे। सिर्फ 3 क्वेश्चन याद रखें, वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं, ये उत्तर भरें। वसंत तिलका छंद में कौन कौन से गण होते हैं, तबजा, जगऊ, गय, और वसंत तिलका छंद में किस तरीके से चिन्ह लगाए जाते हैं,
ये 3 बातों को हम वसंत तिल का छंद के रूप में याद रखें। अब देखिए इसके आगे वसंत तिल का छंद के पश्चात अब हम पढ़ते हैं 15 वर्ण का एक छंद। इससे आगे अगला छंद है मालिनी। मालिनी शब्द भी स्त्रीलिंग है। वसंत तिल का छंद भी, वसंत तिल का जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है, और इस स्त्रीलिंग शब्द के साथ अब मालिनी छंद का लक्षण पढ़ते हैं हम, और उसको स्त्रीलिंग शब्द के रूप में मालिनी कहा गया। इसलिए यहाँ जो भी इनंत शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके पश्चात गी प्रत्यय का प्रयोग करके दीर्घिकार प्रयोग किया जाता है। जैसे शिखरिणी भी इसी तरह का छंद होगा, वो भी स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, अर्थात 5-10 वर्णात्मक जो छंद होता है वो है मालिनी छंद। लक्षण के रूप में याद रखें, नन मय ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई। देखिए, नन मय ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई। अब ये पद पूरे जुड़े हुए हैं एक तरह से, इस तरीके से, क्योंकि जब ये जुड़ेंगे तब ये समस्त माने जाएंगे, सामासिक पद माने जाएंगे, और अगर अलग अलग रहेंगे तो फिर ये अलग अलग पद माने जाएंगे, और अलग अलग पद के आधार पर इनके पश्चात सु आदि की उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग तरह की संधियां होने लगेगी। इसलिए यहाँ इसको पूरे को युता शब्द से जुड़ा गया है। अब ये यहां से लेकर के युता तक एक पद है, फिर दूसरा पद इयम है, फिर मालिनी है, और उसके बाद भोगी लोकई। दोनों दो पद है लेकिन दोनों का समास करके एक पद बनाया गया, भोगी और लोक। पदों को पहचानना भी सीखें, तो यहाँ ये याद रखें कि ये एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक साथ जुड़े नहीं होते तो यहाँ न के पश्चात में विसर्ग संधि के रूप में नो हो जाता, यहाँ दूसरे में भी नो हो जाता, इसमें भी मो हो जाता, इसमें भी यो हो जाता, लेकिन यह सब एक साथ जुड़े हुए इसलिए पद के रूप में ही लिखे जाएंगे। तो अब इसी के आधार पर देखो, ये गण हैं, अर्थात पहले 2 नगण आएंगे, उसके बाद 1 मगण आएगा, और उसके पश्चात 2 यगण होंगे। 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के रूप में ये आपका मालिनी छंद होता है। इसके बाद अब यहाँ से एक नई बात स्टार्ट होती है कि इसमें यति का भी नियम आ रहा है। यति के लिए इसमें 2 शब्द आए, एक आया भोगी और एक आया लोक। तो देखिए, भोगी और लोक के रूप में यहाँ भोगी से तात्पर्य 8 है और लोक से तात्पर्य 7 है। मालिनी छंद में ये एक विषय वस्तु और अधिक आई है कि वहाँ यति का भी नियम लागू होता है। तो यति कहते हैं विराम को, कि श्लोक में कहाँ रुका जाए, कहाँ विराम किया जाए, उस यति के रूप में तो विराम है। अब इसमें देखो विराम कहाँ होगा, तो विराम होगा भोगी पर और लोक पर। भोगी का मतलब 8 है और लोक का मतलब 7 है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भोगी शब्द का यति के रूप में कितनी संख्या का बोध किया जाता है, तो वहाँ 8 भरें। लोक की संख्या कितनी होती है, तो 7 भरें। ऐसे भी यति के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, भोगी लोकई में मैंने जो इसका लक्षण लिखा, तब भोगी में ह्रस्व इकारांत का प्रयोग है, लेकिन उसको अलग से लिखा जा रहा है तब दीर्घ इकारांत है, क्योंकि यहाँ एक पद बन गया, ये प्रथम विभक्ति एक वचन में, और वहाँ समास हो गया। जब समास होता है तो भोगिन शब्द में न का लोप होकर के वहाँ ह्रस्व ई रहता है, और भोगिन शब्द जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया जाता है तब पुल्लिंग में उसको दीर्घ इकारांत का, इसलिए यहाँ अलग लिखने पर इस तरह होगा और समास करने पर ई रस होगा। जैसे प्राणी शब्द भी इसी तरह से लिखते हैं, प्राणी में अलग से लिखेंगे तो दीर्घ आएगा, और प्राणी लोक कहेंगे तो प्राणी में ई रस्व आएगा। अब देखिए, इसके बाद 2 नगण होते हैं। तो 2 नगण, नगण का तात्पर्य है सर्वलघु। इसका मतलब
प्रथम 6 अक्षर आपके लघु होंगे, ये 2 नगण होंगे। इसके बाद एक मगण आएगा, तो मगण का तात्पर्य है माता रा, अर्थात तीनों ही गुरु होंगे, ये मगण। और उसके बाद 2 यगण होंगे, तो ये माता, फिर ये माता, इस तरीके से। इसका मतलब तो चिन्ह लगे हुए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगर भोगी में ई दीर्घ कर देंगे इसकी तरह तो ये छंद भंग हो जाएगा, इसलिए सही शब्द भी उसका क्या है, भोगी है। तो इस तरीके से ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकई, इस तरह के 15 वर्ण देखने हैं हमको। मालिनी छंद में क्या पढ़ना है हमको? पहला प्रश्न ऐसा आएगा कि उसमें लिखना, आपको एक 15 वर्णों की एक पंक्ति दी जाएगी, पूछा जाएगा कौन सा छंद है, तो पहले उसके वर्ण गिने और उसमें फिर आप मालिनी छंद भरें। प्रश्न आए कितने वर्ण होते हैं, तो पंचदश भरें। उसके बाद कोई लक्षण आता है तो उसमें ये पूछता है कौन कौन से गण होते हैं, तब जरूर याद रखें ननमययुतेयम, अर्थात 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के रूप में ये छंद मालिनी होता है। और इसमें भोगी और लोक पर यति होती है। भोगी का मतलब 8 है, लोक का मतलब 7 है। कोई भी ऐसा उदाहरण आए, जैसे मान लो जैसे हनुमान जी की स्तुति करते हैं, अतुलित बलधामम, हेम से लाभदेयम, इस तरीके से। तो यहाँ वर्ण गिनेंगे तो पहले 8 देखिए, 8 वर्ण है, 8 पर यति है। पहले 6 वर्ण लघु है, इसके बाद 3 वर्ण गुरु है, इसके बाद फिर यगण है। तो इस तरीके से ये कौन सा छंद हुआ, मालिनी छंद। वही चिन्ह लगेंगे, वर्ण गिन करके आपको मालिनी छंद उत्तर भरना है। 15 वर्ण का एक ही छंद, ये भी वसंतिल का भी 14 वर्ण का एक छंद, इनमें कोई विकल्प नहीं, इसलिए अच्छी तरह याद रखें। 14 और 15 वर्ण के छंदों को आप इस तरीके से तैयार रखेंगे। यति के बारे में आ सकता है। अब देखिए इसके बाद 17 वर्ण का छंद। अब देखिए 17 वर्ण के छंद पढ़ रहे हैं हम। 17 वर्ण के 2 छंद हैं, एक है मंदाक्रांता और दूसरा है शिखरिणी। ये 2 आपके सिलेबस में, मंदाक्रांता और शिखरिणी छंद। तो इसमें देखिए यहां उत्तर भरें 17 वर्ण, संस्कृत ऑप्शन आएगा, इसलिए सप्तदश वर्णात्मक छंद है ये। प्रश्न आता है सप्तदश वर्ण किस छंद में होते हैं, तो मंदाक्रांता और शिखरिणी। अब देखिए दोनों के लक्षण देखिए। पहला है मंदाक्रांताम बुद्धि रस नगैर मोहनो तौ गय युग्मम। ये मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। मंदाक्रांताम बुद्धि रस नगैर मोहनौ तौ गय युग्मम। देखिए ध्यान से, अच्छी तरह से पढ़ें। बिल्कुल संधि के नियम से आप पूरे लक्षण को लिख सकते हैं। संधि का नियम जानते हैं तो लक्षण के शब्दों को देख करके आप संधि के आधार पर सही सही उस लक्षण को लिख सकते हैं, क्योंकि लक्षण पूर्ण रूप से संधि का पालन करते हुए लिखा जाता है। इसलिए देखो मंदाक्रांता छंद का नाम है। इसके बाद देख रहे होंगे आप अंबुधि रस नगई के नाम से कोई गण नहीं बन सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये जो तृतीय विभक्ति के रूप में हम जो प्रयोग करते हैं वो याद रखो कि तृतीय विभक्ति के रूप में यति का प्रयोग करते हैं। अभी भी तृतीय विभक्ति आई थी भोगी लोकई, और यहां भी आ रहा है नगई, ये भी तृतीय का बहुवचन है। तो याद रखो ये 3 शब्द है यहां, एक है अंबुधि, दूसरा है रस और तीसरा है नग। अंबुधि कहते हैं समुद्र 4 का पर्याय है, रस कहते हैं 6 को और नग कहते हैं 7 को।
पहले 4 पर रुकेंगे। यति का मतलब जानते हैं, यति का मतलब है विराम, रुकना। पहले हमको 4 वर्णों पर रुकना है, यहां आकर के रुकना है। उसके बाद फिर 6 अक्षरों पर रुकना है, तो ये 6 अक्षर हुए। और उसके बाद 7 पे रुकना है, मो भय नौ तौ ग युग्म। इस तरीके से मंदा क्रांता बुद्धि रस नगईर मोभनौ तौ ग युग्मम। इस तरीके से कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। इस तरीके से। तो अब देखो यहां ये तो है यति का नियम। अब प्रश्न आता है मंदाक्रांता छंद में कहां कहां पर यति होती है, तो अंबुधि रस नग पर यति होती है। अंबुधि की जगह समुद्र आ सकता है, पयोधि आ सकता है। सभी का उत्तर 4 भरना होगा। मान लो किसी लक्षण में अंबुधि की जगह जलधि लिख दिया जाए तो भी 4 उत्तर आएगा। इसके बाद रस का उत्तर 6 है, नग का मतलब 7। ऐसे पूछ सकता है कि यति में ऐसा कौन सा पद है जिसका मान 7 नहीं होता, तो 7 वाले 2 पढ़ लिए अभी तक हमने। एक लोक पढ़ा, ठीक, एक ये नग पढ़ रहे हैं, इसका भी मतलब 7 है। अब जहां आगे और शब्द आएंगे उनका भी मतलब 7 होता है, जैसे अश्व है, मुनि है, उनको भी 7 के रूप में जाना जाता है। तो अब देखो, अब गण क्या है इसमें, गण आगे लिखे हैं, यहां से स्टार्ट करो गण को। अब देखो ध्यान से, ये इसका विसर्ग कर रहे हैं और उसके बाद मो लिखा। मो का मतलब मैं के पश्चात विसर्ग है, तो विसर्ग का मतलब एक मगण कहलाएगा। ये विसर्ग आ रहा है इसलिए वो अलग पद हो गया और उसके रूप में एक मगण। अब अगर मैं भय और न के साथ जुड़ता तो ये तो मैं भय ना बनता फिर बहुवचन के रूप में, लेकिन ये भनऊ आ रहा है, इसका मतलब एक भगण और एक नगण। फिर तऊ आ रहा है, देख लीजिए अकेले वर्ण में औ आ रहा है, इसका मतलब 2 तगण है। और फिर गय यानी गुरु, युग्म यानी जोड़ा, अर्थात 2 गुरु। इस तरीके से पढ़ेंगे इनको। मो भनऊ तौ ग युग्मम, अर्थात मो का मतलब ये औ नहीं है, ये विसर्ग का ओ है, इसलिए एक मगण। भनऊ का मतलब एक भगण और एक नगण। अकेले वर्ण में औ की मात्रा है, इसका मतलब 2 तगण, और ग के साथ युग्मम, इसका मतलब 2। इस तरीके से हम मंदाक्रांता छंद के लक्षण को समझते हैं। कोई सा भी 17 वर्ण की कोई लाइन आए तब आपको उसमें मंदाक्रांता भर देना, उस पर चिन्ह लगाना। इसी तरीके से उदाहरण इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लक्षण को अच्छी तरह समझ लें और लक्षण पर चिन्ह लगा लें और ये समझ जाएं कि 17 वर्ण होने चाहिए और इस तरह के चिन्ह होने चाहिए, ये गण होने चाहिए। तो सबसे पहले मगण आएगा। मगण का मतलब तीनों ही गुरु होते हैं। माँ तारा, तो ये मगण देखिए बिल्कुल सही है, ये भी गुरु है, इसकी वजह से ये भी गुरु है और ये भी गुरु है। इसके बाद फिर आया मगण के बाद भगण। भगण में क्या होता है, भा न से, ये भगण, ये भी राइट लगा हुआ है क्योंकि यहाँ ता दीर्घ है, ये ऊ रस्व है, लघु, धी भी रस्व है। इसके बाद फिर नगण, अब तीनों ही लघु होंगे, ये तीनों लघु। और इसके बाद 2 तगण, ताराज, ता रा जय, ये तगण, ये लघु होगा। फिर ता रा जय, ये भी तगण, और लास्ट में 2 गुरु होंगे। इस तरीके से सही चिन्ह लगे हुए हैं। सभी उदाहरणों में आप इसी तरह से करें। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त, इस तरह की जो पंक्ति है उसमें भी यही छंद है मंदाक्रांता, तो वहां भी आप इसी तरह की लाइन में इस तरह के चिन्ह लगाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है वर्ण गिनना आना चाहिए। आधे वर्ण को यानी स्वर रहित वर्ण इसमें काउंट नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, जो गण को पहचानने का तरीका है उससे गण पहचानें और जहां यति आ रही है उसके आधार पर यति को आप समझें, फिर आप किसी भी उदाहरण में चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा अपना है शिखरिणी। इसका लक्षण है रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभला गए शिखरिणी। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभला गए शिखरिणी। इसमें देखिए आप, शिखरिणी जो छंद है इसमें हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर शिखरिणी छंद का नाम। अब उसके बाद देखो, रसई रुद्रई छिन्ना, रस और रुद्र पर यति है। रस का मतलब अभी पढ़ा था 6 और रुद्र का मतलब 11। छिन्ना यानी यति होती है, खंड होता है, रोका जाता है। अब ये गणों के नाम हैं, एक यगण होगा, एक मगण होगा, एक नगण होगा, एक सगण और एक भगण। इसके बाद एक लघु और एक गुरु। देखिए कितना अच्छा छंद है। शिखरिणी एक ऐसा छंद जिसमें कोई भी गण 2 बार नहीं आ रहा है और 17 वर्ण का छंद है। इसमें एक एक गण एक एक बार आया। एक ऐसा भी छंद पढ़ा था हमने जिसमें एक ही गण आता है, वो था भुजंग पर्यातम, उसमें यगण ही आता है चारों जगह। और ये एक ऐसा छंद जिसमें प्रत्येक गण सिर्फ एक बार आता है। वो छंद कौन सा है? वो छंद है शिखरिणी। शिखरी शब्द पुल्लिंग होता है, शिखरिणी शब्द स्त्रीलिंग होता है। रस का मतलब 6, रुद्र का मतलब 11। अब देखिए ध्यान से, इस पर जब चिन्ह लगाते हैं हम तो ये इस तरीके से चिन्ह होना चाहिए। यहां पहला यगण है तो यगण के रूप में चिन्ह आएगा ये मा ता। देखिए ये ए है, ये ऐ है, ये ऊ ह्रस्व है लेकिन आगे संयुक्त अक्षर है इसलिए गुरु हो जाएगा। यगण के बाद आता है मगण। मगण में तीनों ही गुरु होते हैं इस तरीके से, तो ये मगण। इसके बाद आता है नगण, अब तीनों ही लघु होंगे, ये नगण। इसके बाद सगण, से ले गा, सगण। और इसके बाद एक भगण होगा, भा ने से, और लास्ट में एक लघु और एक गुरु होगा। इस तरीके से सभी जगह सही चिन्ह लग रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम इस गय के पश्चात विसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं तो यहाँ लघु लगेगा और तब छंद भंग हो जाएगा। लेकिन गय के पश्चात विसर्ग होना भी जरूरी इसलिए क्योंकि ये एक वचन है और एक वचन के पश्चात विसर्ग आएगा। आगे स है इसलिए विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ ला के पश्चात भी विसर्ग है लेकिन विसर्ग का लोप हो गया संधि के नियम से, आ के पश्चात विसर्ग का लोप होता है। इस तरीके से हम शिखरिणी छंद को पढ़ते हैं। कोई भी ऐसा उदाहरण आए जैसे खगा वासो पेता सलिल मव गाढ़ो मुनिजन है, 17 वर्ण की कोई भी लाइन आए तब हमको, अब यहाँ एक और सुविधा है आपके लिए, इन दोनों छंदों में अब 14 अक्षर का एक था, 15 का भी एक था, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी। 17 के 2 है लेकिन 17 के 2 में भी दिक्कत नहीं। अगर आपको ये कहा जाता है कि इस लाइन में कौन सा छंद है, तब दोनों छंदों में भी आपको सिर्फ एक ही अक्षर पे चिन्ह लगाना है। अगर मान लो 17 वर्ण की कोई लाइन आती है, उसका पहला अक्षर अगर गुरु पाया जाता है और उसका पहला अक्षर अगर लघु पाया जाता है, गुरु पाया जाता है तो उसमें मंदाक्रांता छंद भर देंगे, और अगर लघु पाया जाता है तो उसमें शिखरिणी छंद भर देंगे, क्योंकि पहला अक्षर इसमें लघु होता है, इसमें गुरु होता है। तो 17 वर्ण की लाइन देखें और उसके पहले अक्षर पर ही चिन्ह लगा दें, बाकी पर चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। पहले अक्षर के चिन्ह से ही आपको दोनों छंदों का अंतर पता लग जाएगा कि इसमें मंदाक्रांता है अथवा शिखरिणी है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मंदाक्रांता और शिखरिणी छंद के रूप में आपने ये दोनों पढ़े हैं। अब आज इतना ही पढ़ेंगे और कल शेष जितना भी छंद के बारे में, शायद 3 छंद और बच रहे हैं अपने, एक आर्या छंद, एक शार्दुल विक्रीडितम और एक श्रगधरा, और उसके बारे में और कोई विशेष प्रश्न हल करवाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं छंदों के साथ।